दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट लेक्चर के इस नए वीडियो में। हम लोग क्लास 11th की केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। हम लोग अभी अभी क्लास 10th को कवर करके आए हैं। अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। बच्चों, जो हम लोग क्लास 10th में जो हमारा सिलेबस था, एक ही बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों था, संपूर्ण का मिलन था। लेकिन क्लास 11th में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अलग अलग पार्ट में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अगर क्लास 10th में सिलेबस इतना था तो क्लास 11th में सिलेबस इतना होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण। बेसिक से शुरुआत करेंगे बच्चों, पदार्थ का वर्गीकरण। अब पदार्थ का वर्गीकरण में परमाणु और अणुओं को हम 9th और 10th से समझते हुए आ रहे हैं बच्चों। तो जब हमें पदार्थ का वर्गीकरण समझ में आ जाएगा तो हम मोल संकल्पना का गणना कर सकते हैं। जब हम मोल संकल्पना की गणना कर लेंगे तो मोल संकल्पना और समीकरण के आधार पर रस समीकरण मिति की गणना भी कर सकते हैं और इसके उपयोग के आधार पर अनेक प्रकार की गणनाएं की जा सकती हैं बच्चों। तो चैप्टर शुरुआत भी है, इम्पोर्टेंट भी है और पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ हम शुरुआत करेंगे और बेसिक की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे आपको मोल संकल्पना पढ़ाएंगे और इसके कुछ नियम जो होंगे उसको बताएंगे। तो हमें शुरुआत करनी है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे और हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे तो पूरी एनर्जी लगा देंगे केमिस्ट्री को समझने में। तो कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों कि अरे इतना बड़ा सिलेबस होने वाला है। नो 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 नो, इतना बड़ा सिलेबस होने से डरना नहीं है बच्चों। आपको कंटेंट मिलेगा, उसके आधार पर आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं पदार्थ। क्या लगाते हैं? पदार्थ। चलिए हेडिंग लगाते हैं पदार्थ। तो पदार्थ में क्या होता है कि पदार्थ की इतनी छोटी सी डिफिनेशन होती है दोस्तों, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूं, धरती की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड की मैं बात कर रहा हूं मित्रों। पूरे ब्रह्मांड में हर कोई वस्तु कुछ ना कुछ उसका भार होता है और कुछ ना कुछ वह पूरे ब्रह्मांड में स्थान घेरता है और उसी को हम लोग कहते हैं मैटर था, द्रव्य पदार्थ। ये आप जो चाक देख रहे हैं दोस्तों, ये चाक कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी अगर इसको धरती पे गिरा दें और इसका कुछ ना कुछ भार है। हम हैं, हमारा भी कुछ ना कुछ भार है, हम भी कुछ ना कुछ स्थान घेरे हुए हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि हर कोई वस्तु कुछ ना कुछ स्थान घेरती है और उसका कुछ ना कुछ भार होता है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और स्थान
घेरती हो पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ। तो डिफिनेशन देखिए इतना छोटा सा है, और हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण। अगली हेडिंग लगाते हैं हम लोग, अगली हेडिंग है आपका पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण। अब पदार्थ का वर्गीकरण हम दो आधार पर करते हैं, एक रासायनिक वर्गीकरण और एक भौतिक वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं दोस्तों, पदार्थ इसके दो भागों में बांटते हैं हम। एक हमारा होता है भौतिक वर्गीकरण और एक हमारा होता है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन और इसे कहते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। अब भौतिक वर्गीकरण के आधार पर जो हम करेंगे उसको हम लोग 9th और 10th यानी कि छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं मित्रों, कि भौतिक वर्गीकरण को हम जो देखेंगे अंतरा आणविक बल के आधार पर। तो ये भी कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं आपके? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ठोस, और दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। ये पहला होता है ठोस, और दूसरा होता है द्रव, और तीसरा होता है गैस। इंग्लिश में से हम कहते हैं सॉलिड, और इसे कहते हैं लिक्विड, और इसे कहते हैं गैस। बात समझ में आ रही है? देखिए बच्चों, ठोस जो होता है किसके आधार पर करेंगे हम? यहां पे देखिए लिख देते हैं अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? अंतरा आणविक बल की बात कर रहे हैं हम। तो अंतरा आणविक बल क्या होता है? ठोस में, ठोस जैसे ये आपका ये जो है ये चाक है, जो एक प्रकार की बात कर रहा हूं बस ये समझने के लिए आपके लिए। ठोस अपने आप में, सॉरी,
ये चाक अपने आप में एक ठोस है, तो हम कह सकते हैं कि जो ठोस के अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। जो ठोस के अणु होंगे वो बहुत पास पास होते हैं। ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, और जो द्रव के होते हैं इससे कुछ दूर होते हैं अणु, और जो गैस के होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। अर्थात ठोस में अंतरा आणविक बल बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके जो अणु होते हैं ये बहुत पास पास होते हैं। जो बच्चों मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, मेरी बातों को समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों, कि जो ठोस होते हैं इसके अणु बहुत पास पास होते हैं, और जो द्रव होते हैं उसके अणु ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर होते हैं, और जो गैस होते हैं इसके अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं। एक तो इसके आधार पे हमने पता कर लिया। अब हम पता करेंगे इसका आयतन क्या होता है। चलिए यहां से थोड़ा देखने के बाद हम यहां देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखते हैं किसकी बात कर रहे हैं? आयतन की। यहाँ पे ठोस की बात की जा रही है। ठोस, ये इसकी बात नहीं, ये भी भौतिक के आधार पे कर रहे हैं हम लोग। तो आयतन जो होता है इसका निश्चित होता है। ठोस का जो आयतन होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। निश्चित क्यों होता है ये भी आपको बता रहे हैं हम, क्योंकि इसके जो अणु है बहुत पास पास हैं। अगर इसका जो आयतन है, ये चाक दिखाई दे रहा है आपको, इसका आयतन आपको दिखाई दे कि चाक इतना है, इसका आयतन क्या निश्चित है। चाहे इसको हम एक डिब्बे में रख दें, एक बाल्टी में रख दें, एक बहुत बड़े टैंक में रख दें, तो इसका आयतन ही निश्चित ही रहेगा, ना कि इसमें टैंक में इतना बड़ा रहेगा, नहीं तो होगा। बात समझ आ रही मेरी? अब क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं द्रव की। द्रव का भी आयतन जो होता है दोस्तों, जो द्रव का आयतन होता है वो भी क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है? मान लीजिए हम जल लिए हैं। अगर हम जल को, 1 लीटर जल हमारे पास, अगर हम जल को एक गिलास में रखें तो उस गिलास में 1 ही लीटर जल होगा, ना कि अगर हम, और उसी जल को, 1 लीटर जल को अगर हम बाल्टी में रखें तो भी उसका आयतन 1 ही लीटर होगा, ना कि बाल्टी में, यानी कि बाल्टी में जाते हुए उसका आयतन ज्यादा हो जाएगा। बात समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। नहीं बात समझ में आएगी तो बताइएगा। अभी फिर एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गैस की, अर्थात हम फिर एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं इसको, कि जो ठोस है उसका आयतन निश्चित होता है, और जो द्रव होता है उसका भी आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब हम बात कर लेते हैं गैस की। दोस्तों जो गैस होता है इसका आयतन अनिश्चित होता है। इसका जो आयतन होता है गैस का वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्यों होता है ये भी बात समझने का प्रयास करिएगा। चलिए देखिए, जो इसका आयतन है, गैस है, अगर हम मोमबत्ती को जलाएं, मोमबत्ती को जलाएं और उसको एक पात्र में रखें, एक पात्र में रखें, तो क्या होगा कि जो उस पात्र में रखेंगे तो उस पात्र में जब गैस को रखेंगे और जब उस गैस को हम एक कमरे में रखेंगे तो उस पूरे कमरे में गैस का निवारण होगा, और एक छोटे पात्र में रखें तब भी गैस का ही निवारण होगा। अर्थात वो उतनी ही जगह में तब भी गैस रहेगा और इसमें पूरे भी कमरे में गैस ही रहेगा, अर्थात इसका आयतन अनिश्चित होगा, फैलेगा।
अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि जो गैस का आयतन होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। चलिए तीसरे आधार पर हम करते हैं आकार के आधार पर, आकार की बात कर रहे हैं अब। बच्चों जो ठोस का आकार होता है अर्थात जो इस चाक का आकार है, ये आकार जो है इसका यही आकार रहेगा, ना कि इसमें अगर हम एक अलग से लाके ऊपर से चाक को बना दिए तो आकार में नहीं आएगा, वो आकार में आएगा नहीं आएगा। तो अर्थात उसका जो आकार होगा, क्या है इसका आकार निश्चित होगा, इसका आकार निश्चित होगा और इसका आकार, द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्यों होता है हम आपको बता रहे हैं। बच्चों द्रव जो होता है उसका आकार अनिश्चित इसलिए होगा, जो जल आप लिए हैं, जब आप 1 लीटर जल को गिलास में यानी कि गिलास में जब डालेंगे तो वो गिलास के आकार का आकार ले लेगा। पानी तो उतने रहेगा, समझने की बात करिएगा, जल उतना ही रहेगा लेकिन उसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा। और जब उसी पानी को, उसी जल को हम एक बाल्टी में जब डालेंगे तो वो भी आकार ले लेगा, बाल्टी का आकार ले लेगा। अर्थात समझने की बात करिएगा, मेरी बात को समझने, सॉरी मेरी बातों का समझने का प्रयास करिएगा। तो बच्चों इसका जो आकार है ठोस का वो निश्चित है, लेकिन द्रव का जो आकार है वो अनिश्चित है, और गैस का जो आकार होता है वो भी अनिश्चित होता है। आकार क्या होगा, अनिश्चित। एग्जाम्पल इसका सब ले लीजिए, इसका हो जाएगा लोहा, सोना, इसका हो जाएगा जल, इसका हो जाएगा वायु। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, इसको हल्का हल्का एक बार रिवाइज कर देते हैं। चलिए देखते हैं मेरी बात को समझिएगा। पदार्थ की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, बेसिक शुरुआत किए हैं। तो जब आपको बेसिक समझ में आएगा तभी आपको आगे का जो वीडियो यानी कि जो लेक्चर बनेगा, इसी से हर वीडियो रिलेटेड होगा, संबंध इसका कुछ ना कुछ होगा, तभी आगे हम बढ़ेंगे मित्रों। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे आपको आसानी होगी समझने में बच्चों। तो मेरे बातों को समझने का प्रयास करिए। पुनः एक बार हम रिवीजन की तरफ चले बच्चों। देखिए, हर वह वस्तु जिसका कुछ न द्रव्यमान हो, कुछ द्रव्यमान और वह कुछ स्थान घेरती हो, मैटर कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ये डिफिनेशन भूलना नहीं चाहिए बच्चों, भूलना नहीं चाहिए बच्चों। फिर देखते हैं एक बार, हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाता है। आशा करता हूं कि आपको ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पदार्थ की बात कर रहे हैं। पदार्थ का, जब हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम 2 आधार पर करते हैं, फिजिकल पे और एक केमिकल पे। तो फिजिकल जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस की बात कर ले हम। ठोस में जो उसके अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, और जो द्रव में होते हैं उसके अणु थोड़े ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं, और जो गैस होता है उसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। और जो आयतन की बात कर लिया जाए मित्रों, आयतन में क्या होता है कि ठोस का आयतन निश्चित होता है और द्रव का आयतन अनिश्चित होता है, और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। क्यों होता है ये चीज आपको हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझा दिए हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। आकार की बात कर लेते हैं। आकार का जो होता है उसका आकार निश्चित होता है, किसका, ठोस का, और द्रव का आकार अनिश्चित होता है, और गैस का आकार
अनिश्चित होता है। लोहा सोना आपके ठोस हो गए, ठीक है। लकड़ी भी क्या है, एक ठोस है। जल क्या हुआ आपका, द्रव है। और वायु जो है हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, लिथियम गैस, ये क्या है आपके, गैस है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रासायनिक वर्गीकरण पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं रासायनिक वर्गीकरण पे। चलिए बच्चों, तो अब हम रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं। हमने अभी तक भौतिक वर्गीकरण के आधार पर देखे हैं, अब रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर ये रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंशन और एक मिश्रण मिक्सचर के आधार पर। चलिए, एक हमारा होता है हमारा शुद्ध पदार्थ और एक होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ हम किसे कहते हैं, इसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक हों। वे पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक हों उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, प्योर सब्सटेंशन कहते हैं। अभिकर्मक जिसे हम कहते हैं एक ही प्रकार के, क्या कहते हैं इसको हम, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, एक ही प्रकार के अभिकर्मक, एक ही प्रकार के अभिकर्मक हों। और ये शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है तत्व और एक होता है यौगिक। एक को हम कहते हैं एलिमेंट और एक को कहते हैं कंपाउंड। तत्व की डिफिनेशन होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु हों। इस चीज को हम यहां समझने का प्रयास कर रहे हैं, तत्व को। इसको हम फिर पुनः समझाएंगे मिश्रण क्या होता है। एक ही प्रकार के क्या हों, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु हो उसे हम तत्व कहेंगे। और एक ही प्रकार के अभिकर्मक की भी बात किया गया है, समझने का प्रयास करिएगा बच्चों। देखिए एग्जाम्पल के रूप में समझ रहे हैं हम। मान लीजिए हाइड्रोजन, कार्बन, बिस्मिथ और ओटो, एस्टो, ईटीसी। बच्चे कहां पे कंफ्यूज होते हैं उसको आज इस कंफ्यूज को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अक्सर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं और आप बच्चे डेफिनेशन को रटने का प्रयास करने लगते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु। बच्चों रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि एक ही प्रकार के परमाणु। देखिए कैसे, अगर जब एक ही प्रकार की परमाणु की बात कर दिया गया है तो उसे तत्व ही कहा जाएगा, ना कि यौगिक कह दिया जाएगा। क्या कहा जाएगा मित्रों, तत्व ही कहा जाएगा। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन, कार्बन और बिस्मिथ, आपको ये समझ में आया कि एक ही प्रकार के परमाणु हैं।
लेकिन जब बात कर दिया गया यहाँ पे O2 और H2 की, O2 और H2 की, तो बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे सर तो 2 परमाणु हैं, 2 परमाणु नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरी बात, अब यहाँ पे जो H2 है एक चेंबर में, इस चेंबर में H2 होगा, यहाँ पे H2 होगा, H2 होगा, H2 होगा। इस चेंबर में तो आपके H2 हाइड्रोजन तो ही है। अगर इसके अलावा और कोई तत्व तब वो 2 प्रकार का हो जाता, होता कि नहीं होता बच्चों? मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो 2 प्रकार का होता। यहाँ पे एक ही की बात किया गया, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु हो। यहाँ पे H2 है, अर्थात यहाँ पे और कोई दूसरा परमाणु नहीं है। तो ऐसे तत्वों को हम कहते हैं, सॉरी, ऐसे परमाणु को, इस प्रकार के तत्व को हम तत्व ही कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब हम बात कर लेते हैं यौगिक की। यौगिक में क्या होता है? यौगिक में विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त। इसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु हों और उनकी एक निश्चित अनुपात में संयुक्त हों। तो इसको भी एग्जांपल के समझने का प्रयास करते हैं। H2O। अब देखिए इस पात्र में, इस चैम्बर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही तो इसका तो H2 है। अब ऐसा नहीं है कि आपके भारत में H2 का जो फार्मूला है, पानी का फार्मूला H2 है, अर्थात एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 परमाणु नहीं। हम अमेरिका चले जाएं, इटली चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, चाइना मत जाना। चाइना में इस समय कोरोना का प्रक्रम बहुत तेज से मचा हुआ है, तो चाइना की बात नहीं करेंगे हम। लेकिन चाइना में भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर H2O का निर्माण करेंगे। तो अर्थात यहीं पे बात हुआ दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के परमाणु, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यानी कि विभिन्न परमाणु के और एक निश्चित अनुपात में। तो निश्चित अनुपात की बात की जाए तो इसका जो अनुपात होगा 2:1। बात समझ में आ रही होगी? कोई दिक्कत? चलिए अब मिश्रण की बात कर लेते हैं। तो मिश्रण ज्यादा कोई टफ नहीं है। मिश्रण भी जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण, उसमें सभी अवयवों का संगठन समान होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले लें, शक्कर और जल की बात कर लें। शक्कर पानी में पूरी तरह से समान रूप से उपस्थित होगा, यानी कि पूरी तरह से मिल जाएगा। और विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि सभी अवयव पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, अर्थात मिट्टी और जल की बात कर लें तो मिट्टी और जल में पूर्ण रूप से घुलेंगे मिलेंगे नहीं, उसे हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। और जो जल में पूरी तरह से घुल गया है अर्थात मिल गया है उसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। तो आज हम इस बेसिक रूप में पदार्थ को समझे, पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। इसके बाद हमने पदार्थ का वर्गीकरण पे क्या नाम है उसको बांटे, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण में भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस की बात किए, रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर शुद्ध पदार्थ और मिश्रण की बात किए। शुद्ध पदार्थ आपके जो है तत्व और यौगिक की बात किया गया, और आपका जो है मिश्रण में समांगी और विषमांगी मिश्रण की बात किया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज समझ में नहीं आएगा बच्चों उसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर हमें ये चीज नहीं समझे, उसे हम अगले लेक्चर में पहले समझाने का प्रयास करेंगे।
इसके बाद हम मूल संकल्पना की बात करेंगे। तो आप लोग कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।